हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन्फो में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज के इस वीडियो में बात करेंगे पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। और पिछले वीडियो में हमने बात किया था पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे दोस्तों, ठीक है, तो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, जाके देख लीजिएगा पार्ट ऑफ सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, यानी आज के इस सेशन में हम बात करेंगे पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। और पिछले वीडियो में हमने बात किया था पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि पार्ट ऑफ सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं, कितने भाग होते हैं, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। आप लोग जाके आसानी से क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, खुलेआम देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम समझ लेते हैं पार्ट ऑफ प्रेडिकेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम दोस्तों थोड़ा सा सेंटेंस के बारे में बताना चाहेंगे। तो सेंटेंस जो होता है दोस्तों, सेंटेंस का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ द वर्ड्स विद अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकले वो सेंटेंस कहलाता है। ये भी जानकारी मैंने वीडियो में दे रखा है। ठीक है, उसका सेंटेंस के लिए भी एक अलग से वीडियो बनाया गया है, आप लोग देख सकते हैं जा करके। लेकिन दोस्तों आज मैं बता दूं कि सेंटेंस जो होते हैं, सेंटेंस के पार्ट यानी हाउ मेनी काइंड ऑफ सेंटेंस, ये भी बताया गया है। सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं और हाउ मेनी पार्ट ऑफ सब सेंटेंस, सेंटेंस के भाग कितने होते हैं, ये भी बताया गया। ठीक है, तो जाकर आप हमारे फाइल में चेक कर सकते हैं कि सेंटेंस के प्रकार और सेंटेंस के भाग कितने होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा एक झलक यहाँ पर भी हम बता देते हैं सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। सेंटेंस के दो भाग होते हैं दोस्तों। पहला आपका होता है सब्जेक्ट, ठीक, जिसे हम डूअर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डूअर। दूसरा होता है प्रेडिकेट, ठीक है दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं स्पोकन अबाउट सब्जेक्ट। ये हमने बातें बहुत अच्छे से बखूबी से बात किया है। ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। सेंटेंस के दो टाइप होते हैं, मतलब दो पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट होता है डूअर, काम करने वाला व्यक्ति, आपका सब्जेक्ट कहलाता है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग जाके देख लीजिएगा। प्रेडिकेट होता है स्पोकन अबाउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में कही गई बात को प्रेडिकेट बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में विधेय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेय। ठीक है, और स्पोकन अबाउट सब्जेक्ट में यानी कहने का मतलब सब्जेक्ट के बारे में कही गई बात को प्रेडिकेट कहते हैं। ये अच्छे से हमने समझा था। जैसे कुछ एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। मैंने कहा राम इज गोइंग टू होम, ठीक है, योग्य होम। तो यहाँ पर राम हमारा सब्जेक्ट निकल गया, क्योंकि यही डूअर है। क्योंकि गोइंग जाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हमारा जो कुछ बचता है वो सब प्रेडिकेट है। ठीक है, प्रेडिकेट। तो इसके बारे में हमने बखूबी से बात किया है। लेकिन अब यहाँ पर हम एक बात और बता दें दोस्तों, हमने सब्जेक्ट के पार्ट यानी सब्जेक्ट के भाग कितने होते हैं, यो भी हम इसका भी वीडियो हमने बना रखा है। ठीक है, आज हम लेकिन बात करेंगे प्रेडिकेट यानी पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। हम प्रेडिकेट के पार्ट पढ़ेंगे कि प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। अगर मैं प्रेडिकेट की बात करूं दोस्तों, तो प्रेडिकेट जो होते हैं मुख्यतः
मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। पहला आपका होता है वर्ब, ठीक है दोस्तों। दूसरा आपका होता है ऑब्जेक्ट। तीसरा आपका होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है मित्रों, आप ध्यान से देख लीजिएगा। यानी पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, अगर मैं प्रेडिकेट की बात करूं तो प्रेडिकेट के मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। पहला आपका होता है वर्ब होता है, ठीक है, आप देख सकते हैं। दूसरा आपका होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तीसरा होता है आपका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर हो गई। अब मैं बात कर लेता हूं दोस्तों वर्ब और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। आपने समझ लिया ना कि प्रेडिकेट के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। एक बात है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है, कोई भी सेंटेंस हो, प्रेडिकेट की शुरुआत हमेशा वर्ब से ही होती है, ये बात ध्यान देना। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा था, राम इज गोइंग टू होम, ये हमने एग्जांपल लिखा था, ठीक। अब यहाँ पर हम बात कर लेते प्रेडिकेट कहाँ से शुरुआत होती है। तो यहाँ पर हमारा निकल जाता सब्जेक्ट राम, ठीक, ये हमारा सब्जेक्ट राम निकल गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ से हमारा प्रेडिकेट शुरू होता है इज से, इज गोइंग टू होम। अब ये इज है क्या, इज आपका एक वर्ब है, वर्ब में आपका ये हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, ठीक है। देखो दोस्तों, वर्ब भी कई प्रकार के होते हैं, मतलब वर्ब कई टाइप के होते हैं। वर्ब के बारे में हम बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे वर्ब एडवांस, तब कितनी प्रकार के वर्ब होते हैं, ठीक है, वहाँ पर हम सीखेंगे वर्ब के बारे में, ठीक है। अभी के लिए ऐसे ही जान लो कि हमारा इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, मेन वर्ब है। यानी हम सीधा सीधा नोट में कह सकते हैं टू स्टार्ट, प्रेडिकेट टू स्टार्ट, वर्ब। वर्ब में दो वर्ब आ सकता है, एक आपका हो सकता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा हो सकता है मेन वर्ब। ठीक है दोस्तों, यानी प्रेडिकेट हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, वर्ब से स्टार्ट होगा, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो सकता है, चाहे वह मेन वर्ब से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जांपल में हम समझ लिया, हमने समझा राम इज़ गोइंग टू होम, तो इज क्या है, इज आपका एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। एक मैं एग्जांपल और ले लेता हूँ, जैसे मैंने कहा आई रीड अ बुक। अब आई क्या है, आई आपका सब्जेक्ट निकल जाता है, रीड क्या है, अब यहाँ से देखिए जब सबसे सब्जेक्ट निकल गया तो यहाँ से सब प्रेडिकेट हो गए, ठीक है। प्रेडिकेट, अब लेकिन प्रेडिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई दोस्तों, तो आप देख सकते हैं रीड से, कहाँ से हुई है, रीड से। अब ये रीड है क्या, रीड आपका है मेन वर्ब, ठीक है। तो हमने कहा ना दोस्तों कि प्रेडिकेट की शुरुआत जो होती है हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होगी या मेन वर्ब से, चाहे आपका हेल्पिंग वर्ब से चाहे मेन वर्ब से, दोनों से तो पक्का, या हो सकता है दोनों ही आ जाए, लेकिन उनमें से एक आना अनिवार्य है, चाहे वह हेल्पिंग वर्ब आए चाहे मेन वर्ब आए, क्योंकि प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से ही स्टार्ट होती है। और प्रेडिकेट के तीन ही पार्ट होते हैं, एक वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब समझ लेते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब क्या होता है दोस्तों, वर्ब एक तरह का होता है एक्शन। क्या होता है, एक्शन। वर्ब एक एक्शन है दोस्तों, ठीक है। एक्शन का मतलब जहाँ पर कोई कार्य हो रहा हो, ठीक है।
जैसे मान लीजिए राम घर जाता है, हमने लिखा था राम घर जाता है या राम घर जा रहा है, ठीक है। तो जाने का काम चल रहा है, वो एक एक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिखा था, राम इज गोइंग टू होम। तो राम हमारा सब्जेक्ट निकल गया। इसके बाद हमारा एक प्रेडिकेट है, सब के सब प्रेडिकेट है। अब इसमें आपका क्या है, इज और गोइंग, ये वर्ब है, ठीक है। और वर्ब में दो वर्ब हो सकते हैं, एक आपका होगा, तो देखिए पहले हम एक्शन के बारे में समझाते हैं। राम इज गोइंग टू होम, अब गोइंग का काम हो रहा है ना, जाने का काम हो रहा है, तो जाना भी एक एक्शन हो गया। तो जब ये एक्शन हो गया, इसलिए हम इसे वर्ब कहते हैं, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि वह खाना खा रहा है, तो खाना खाने का जो एक्शन है वो भी एक वर्ब ही है, ठीक है। नहाना एक एक्शन है, ठीक है। पढ़ना भी एक एक्शन है, सोना भी एक एक्शन ही है, ठीक है। तो जो भी एक्शन है सब के सब वो वर्ब कहलाते हैं। अब ये वर्ब जो दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, फिलहाल हम यहाँ पर दो ही प्रकार बताएंगे आप लोगों को। ये होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक। वर्ब कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर मैं फिलहाल सिर्फ दो ही प्रकार के मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। वर्ब, दूसरा हो गया आपका मेन वर्ब। मैं इसलिए बता रहा हूँ दो ही प्रकार के दोस्तों, क्योंकि हमें प्रेडिकेट के बारे में समझाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हेल्पिंग वर्ब और हो गया दूसरा मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब पता ही है क्या क्या है आप लोगों का, सेंटेंस की पहचान बताने वाले शब्द, ठीक है। टेंस या सेंटेंस की पहचान बताने वाले शब्द हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। जैसे आपका हो सकता है डू, डज, डिड, वाज, वर, etc। ऐसे बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब हैं जो टेंस या सेंटेंस की पहचान बताते हैं। बात समझ में आ रहा है ना दोस्तों। तो ये सब वर्ड क्या करते हैं, ये टेंस या सेंटेंस की पहचान बताते हैं, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। क्योंकि टेंस या सेंटेंस की पहचान बताने में हमारी मदद करते हैं कि ये कौन सा टेंस है। जैसे एग्जांपल हमने अभी क्या लिखा था, राम इज गोइंग टू होम। अगर मैं पूछ लूँ ये कौन सा टेंस है तो क्या बताओगे। जब आपको इज के बारे में पता रहेगा तभी तो कुछ बताओगे, नहीं पता रहेगा तो नहीं बताओगे। तो अगर आप लोगों को अगर पता है कि इज हमारा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो आपको समझ में आ गया कि राम इज गोइंग टू होम ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। कैसे पता चला, इज से, क्योंकि इज हमारी मदद कर रहा है टेंस की पहचान बताने में, ठीक है। इज हमारा क्या कर रहा है, मदद कर रहा है टेंस की पहचान बताने में। तो ऐसे वर्ड जो होते हैं जो टेंस या सेंटेंस की पहचान बताते हैं वो हमारा हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। बात क्लियर। और मेन वर्ब जो होता है ये हमारा होता है एक्शन। एक्शन कहने का मतलब दोस्तों जहाँ पर कोई कार्य चल रहा हो, जहाँ पर कोई एक्शन हो रहा हो, ठीक है, कार्य हो रहा हो। जैसे राम इज गोइंग, गोइंग एग्जाम्पल के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ हो गया गोइंग, ठीक, यानी गो। तो जाना ये भी एक एक्शन है, ईट खाना ये भी एक एक्शन है, बाथ नहाना ये भी एक एक्शन है, रीड ये भी एक एक्शन है। ऐसे बहुत सारे एक्शन है, ठीक है। तो शायद दोस्तों ये वीडियो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो गो, ईट, बाथ ऐसे बहुत सारे एक्शन है, जहाँ पर एक्शन है वही एक्शन आपका मेन वर्ब है, ठीक है। जैसे खाना पीना, उठना बैठना, जागना सोना, दौड़ना भागना, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब एक एक्शन है। दौड़ना, भागना, पढ़ना, लिखना ये सब के सब एक्शन है, तो वो हमारा हो गया मेन वर्ब, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, तो मित्रों मैं बता दूं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट जो होता है सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम जिस किसी पर पड़ता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे एग्जांपल मैं ले लूं, वही एग्जांपल मैं लेता हूं। मैंने कहा राम इज गोइंग टू होम, राइट। हमने एक एग्जांपल लिया था, राम इज गोइंग टू होम। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन मतलब काम,
उसका परिणाम जिस किसी पर पड़ेगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर आपका राम क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक, अब ये एक्शन क्या कर रहा है, गोइंग, जाने का हो गया, जाने का कार्य कर रहा है ना, तो वो एक एक्शन हो गया। अब राम के द्वारा किए गए काम का परिणाम किस पर पड़ेगा, होम पर पड़ेगा, क्योंकि वो कहाँ जा रहा है, होम जा रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर यानी उसका जाने का मकसद क्या है, घर, कि हमें घर जाना है। बात समझ में आ रहा है ना भाई। वो तो अगर कह रहा है राम इज गोइंग, राम जा रहा है, कहाँ जा रहा है पता नहीं, चंद्रमा पे जा रहा है कि कहाँ जा रहा है, ठीक है, किस ग्रह पे जा रहा है। लेकिन अगर कहा गया राम इज गोइंग अब टू होम, अब गोइंग का मतलब निकल गया कि राम जो काम कर रहा है वो घर जाने के लिए काम कर रहा है, मतलब घर पहुँचेगा वो, ठीक है, कहाँ जाएगा, घर। अब ये घर जो है राम के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम है वो, ठीक है, वही हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। बात क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। अब मैं बात कर लूँ दोस्तों, ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं। तो अगर मैं टाइप की बात करूं तो ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर दो टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है मित्रों। दूसरा आपका होता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। ऑब्जेक्ट दो टाइप के हो गए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये बात समझ लेते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। यानी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सीधा सीधा कह सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है मित्रों। यानी जो हमारा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको हम सीधा सीधा कह सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तु। अब बात क्लियर हो गई। नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब होता है निर्जीव वस्तु। जैसे हमने एग्जांपल में अभी लिखा था, जैसे हो गया बुक, पेन, ग्लास, और ले सकते हो जैसे मान हमने कहा होम, etc। जितनी भी निर्जीव वस्तु हैं यानी नॉन लिविंग थिंग्स, वो सब के सब क्या होंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। क्या होंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दोस्तों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ पर आप देख सकते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये होते हैं लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तु, ठीक है। सजीव वस्तु आप लोगों को पता है ना, सजीव वस्तु यानी जिसके अंदर जान पाई जाती है वही सजीव वस्तु कहलाता है। तो सजीव वस्तु जैसे हमने कहा कि यहाँ पर हमने कहा आई, अगर मैं आई की बात करूँ, मैं तो एक सजीव वस्तु हूँ, ठीक है, मेरे अंदर जान पाई जाती है, मैं लिविंग थिंग्स हूँ, ठीक है, या लिविंग पर्सन भी कह सकते हो। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए। हमने कहा वी, तो ये भी क्या है, लिविंग है, ठीक है। और हमने कहा किसी का नाम हमने ले लिया, मैंने कहा रोहित, ठीक। हमने कहा बर्ड, BIRD, हमने कहा डॉग, ETC। तो ऐसे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं या लिविंग पर्सन हैं, ठीक है, वो सब के सब क्या होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, जिनके अंदर जान पाई जाती है, यानी सजीव कर्म। इसे निर्जीव कर्म बोलते हैं, इसे सजीव कर्म बोलते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स को हमेशा निर्जीव कर्म, जिनमें कोई जान नहीं पाई जाती है, ठीक है। और दूसरा होता है लिविंग थिंग्स, जिसे हम सजीव कर्म बोलते हैं, ठीक है। तो जिसके अंदर आप देख सकते हैं बखूबी से जान पाई जाती है। बर्ड होता है, चिड़ियों के अंदर जान पाई जाती है, कुत्तों के अंदर जान पाई जाती है, रोहित, ये सब के सब सजीव कर्म है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बात क्लियर, बहुत अच्छे। अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट की, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमारा, दोस्तों कॉम्प्लीमेंट जो होता है वर्ब और ऑब्जेक्ट को निकालने के बाद जो कुछ एक्स्ट्रा बचता है वो हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक। यानी जैसे कुछ मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा, जैसे मैंने कहा आज, इंग्लिश में लिखता हूँ, मैंने कहा राम इज गोइंग टू
स्कूल टुडे, ठीक है, राम इज गोइंग टू स्कूल टुडे। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आपका राम निकल गया सब्जेक्ट, ठीक, इज गोइंग आपका निकल गया वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों। चलिए हम यहाँ पर अलग अलग लिख देते हैं, ये दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हो टू स्कूल, ये आपका निकल गया ऑब्जेक्ट, यानी आपका सब्जेक्ट राम हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, गोइंग मेन वर्ब हो गया, टू स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट है क्या, आपका बताओ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? तो यहाँ पर स्कूल, स्कूल एक आपका नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है, निर्जीव वस्तु है, तो आपका वो क्या हो गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आपका इतना चीज़ निकल गया, वर्ब निकल गया और ऑब्जेक्ट निकल गया यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक जो है कि यहाँ से यहाँ तक आपका वर्ब और ऑब्जेक्ट निकल गया। बाकी एक्स्ट्रा में क्या बचा, टुडे, ये जो टुडे एक्स्ट्रा बचा यही हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट, ठीक है मित्रों, यही हमारा क्या बच गया, कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा ना मित्रों? तो ये हमारा रहा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि वर्ब और ऑब्जेक्ट को निकालने के बाद जो कुछ एक्स्ट्रा में आता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यानी अगर मैं इसकी कॉम्प्लीमेंट की बात करूं, कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट के बारे में दोस्तों मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, इसको भी जानना जरूरी, लेकिन इस वीडियो में हम नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया होगा, ठीक है, शायद आप लोगों को पता है। तो कॉम्प्लीमेंट के बारे में नेक्स्ट पार्ट में हम बता देंगे कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं और एक बार रिपीट कर लेते हैं। पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, पार्ट ऑफ प्रेडिकेट यानी प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। पहला होता है वर्ब, सॉरी तीन पार्ट होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। हमने वर्ब में पढ़ा, वर्ब आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ऐसे वर्ड जो टेंस या सेंटेंस की पहचान बताते हैं वो हमारा हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है मेन वर्ब, एक्शन होता है जो कार्य होता है, ठीक है, जैसे गो, ईट, बात, रीड, ठीक है, ये सब एक प्रकार के एक्शन हैं, कार्य हैं। और इसके बाद दोस्तों हमने समझा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा हमने समझा कि सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम जिस पर पड़ता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट भी दो टाइप के होते हैं, पहला आपका होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग थिंग्स, जो निर्जीव वस्तु होते हैं, ठीक, ये भी हमने समझा। और दूसरा हमने समझा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे हम लोग हो गए, ठीक है, इन लिविंग थिंग्स, सजीव कर्म हो गए, ठीक। और इसके बाद हमने दोस्तों कॉम्प्लीमेंट के बारे में थोड़ा सा समझा। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है कि वर्ब और ऑब्जेक्ट निकालने के बाद प्रेडिकेट में जो एक्स्ट्रा कुछ बचता है वही हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। और कॉम्प्लीमेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी की जानकारी हम अगले वीडियो में बना देंगे, यानी अगले एपिसोड में। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और धड़ाक से शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक पेज का एक लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग मेरा फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर मैं यूट्यूब का लिंक दे रखा हूँ, आप उस लिंक पर क्लिक करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।